me share my screen. Okay. स्क्रीन विजिबल है? मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? Yes, sir. ओके, फाइन. ओके, सो टुडे हम सब क्यूरीज देखने वाले हैं. ठीक है. हमने बाकी के जो टॉपिक्स कवर किए अभी तक, जैसे कल हमने क्या देखा था? यस, सेट ऑपरेटर्स हमने कल देखा था, Yes, sir. राइट? ठीक है. तो सेट ऑपरेटर्स हमने कल देखा था. तो टुडे का टॉपिक है सब क्यूरी. बेसिकली ये सब क्यूरी क्या होता है? सब क्यूरी मीन्स क्यूरी के अंदर एक क्यूरी होती है जो रन होती है फर्स्ट, एंड देन आउटर क्यूरी रन होती है. सो बेसिकली एक आउटर क्यूरी एंड एक इनर क्यूरी, ऐसी दो कंसेप्ट होती है. फर्स्टली आपकी जो इनर क्यूरी होती है वो रन होती है, एंड बेस अपॉन द आउटपुट जो आउटर क्यूरी होती है वो रन होती है. सो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से मेरे पास ये टेबल है, ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट, लेट्स से प्रोडक्ट एंड सेल्स. तो मुझे अगर इसका, इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का एवरेज ऑर्डर्स ऑफ सेल निकालना है, एवरेज ऑर्डर्स या एवरेज ऑर्डर वैल्यू, मैं उसको कुछ भी नाम दे सकता हूँ. सो एवरेज ऑर्डर वैल्यू, इसका क्या मतलब होता है? किसी को कंसेप्ट पता है? ये एवरेज ऑर्डर वैल्यू, हम इस सेल्स के कॉलम का एवरेज लेते हैं, राइट? बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? ये ऑर्डर जो है, ये ऑर्डर रिपीटेटिव है ना, एक ही ऑर्डर के दो प्रोडक्ट है. तो अगर मैं इस कॉलम का एवरेज लूं, जैसे मैं इस कॉलम का एवरेज लूं, तो कितना आएगा एवरेज? 1200 डिवाइड बाई कितना होगा? 3 होगा ना? 400 आएगा. बट ये 400 जो मुझे आंसर मिला है, दिस इज राइट और रॉन्ग? अगर मैं कहूँ कि लेट्स से मैं और एक टेबल बनाता हूँ यहाँ पे, जहाँ पे ऑर्डर आईडी है मेरे पास, राइट, एंड दूसरा है सेल्स. तो अगर मैं यहाँ पे 100 ऑर्डर आईडी को पकड़ू तो उसका सेल कितना है? 800 है. देन नेक्स्ट ऑर्डर आईडी आएगा 200, उसका सेल कितना है? अभी इसका एवरेज निकालो तो कितना आएगा? इक्वल टू 1200 बाय 2 होगा. तो ये 400 राइट है या 600 राइट है? अगर मैं एवरेज ऑर्डर्स वैल्यू निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे ऑर्डर्स की जो मेरी वैल्यू वो रिपीटेटिव नहीं चाहिए, राइट? तो हर एक ऑर्डर के लिए मेरा कितना सेल है वो मैं पहले निकालूंगा, एंड देन मैं उस सेल्स का जो मेरा टेबल कॉलम है उसका एवरेज लूंगा. तो 600 ये मेरी एवरेज ऑर्डर सेल्स हुई, ना कि 400. ये समझ में आ रहा है? बट इस आउटपुट को लाने के लिए, इस 600 तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ा? एक 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 वर्चुअल टेबल बनाना पड़ा ना यहाँ पे. मतलब जो हमारा एग्जिस्टिंग डेटा था उस डेटा के बेसिस पे हमने प्रोसेस करके एक टेबल बनाया दूसरा, एंड देन हमने एवरेज लिया उस कॉलम. हम डायरेक्टली इस कॉलम का एवरेज नहीं लिया, हमने इस वाले कॉलम का एवरेज लिया. तो एक इंटरमीडिएट हमें टेबल बनाना पड़ा जो ओरिजिनल डेटा के बेसिस पे, एंड देन उस टेबल को यूज करके हमने हमारा फाइनल आउटकम निकाला. सो ये जो इंटरमीडिएट जो टेबल में मुझे बनाना पड़ा, ये कैसे बनता है? ये बनता है सब क्यूरीज के बेसिस पे. अंडरस्टैंड? सब क्यूरी का रिलेशन समझ में आ रहा है? कि मुझे डायरेक्ट कोई ऑपरेशन या डायरेक्ट कोई आंसर नहीं मिलता. मुझे जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो डायरेक्ट नहीं मिलता. मुझे
उस डेटा के ऊपर कुछ प्रोसेस करके एक वर्चुअल टेबल में कह सकता हूँ कि इमेजिनरी टेबल्स मुझे बनाना पड़ता है, देन उस इमेजिनरी टेबल के ऊपर प्रोसेस करके मुझे फाइनल आउटकम निकालना पड़ता है। सो इस होल प्रोसेस को हम सब क्यूरी को, दिस इज माय सब क्यूरी एंड दिस इज माय आउटर क्यूरी। तो इसको अगर एसक्यूएल में हमें करना हो तो लेट्स से अपने पास ऑर्डर्स का टेबल है, राइट? तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स। एक्सेल में मैंने जो आपको बताया वो समझ में आया सबको? दिस कंसेप्ट समझ में आया? एवरेज ऑर्डर सेल्स अगर मुझे निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ा? पहले ऑर्डर आईडी एंड सेल्स को मुझे कंबाइन करके एक एक वर्चुअल टेबल बनाना पड़ा। देन I'll take this sales columns average as my average order sales। ये क्लियर है ना सबको? इसमें किसी को कुछ डाउट है? ऑनलाइन स्टूडेंट, इसमें किसी को डाउट है कुछ? सर एकदा परत यस सर, हाँ सर, परत एकदा सांगता का? ओके फाइन। सो मेरे पास दिस टेबल, ये टेबल मेरे पास है। ऑर्डर आईडी 100 100 200, प्रोडक्ट P1 P2 P3 एंड सेल्स है मेरा 500 300 एंड 400। तो मैं अगर बोलूँ कि मुझे एवरेज ऑर्डर सेल्स निकालनी है तो एवरेज ऑर्डर सेल्स मतलब कि हर एक ऑर्डर का जितना सेल होगा वो मुझे पहले एक टेबल में बनाना पड़ेगा कि 100 जो मेरा ऑर्डर है उस 100 ऑर्डर का सेल कितना है। तो 100 का तो ये 500 प्लस 300 प्लस होगा ना 800, एंड देन 200 का सेल कितना 400, तो ये टेबल बनेगा। अगर मैं एग्जिस्टिंग कॉलम का एवरेज लूँ, इस कॉलम का एवरेज लूँ तो यहाँ पे डिवाइड बाई 3 हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ रोज मेरे पास 3 है, तो एवरेज मुझे मिलेगा 400। बट अगर मैं एवरेज ऑर्डर सेल्स निकाल रहा हूँ तो ऑर्डर जो है मेरी ऑर्डर आईडी वो रिपीटेटिव नहीं चाहिए। एक ऑर्डर का अगर मैं 100 ऑर्डर आईडी पकड़ू तो उसका सेल मैं ऐसे 2 बार नहीं लिखूंगा, मैं एक ही बार लिखूंगा कि 800 सेल है उसका। सो देन मैं इस 1200 को मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि ऑर्डर आईडी मुझे डिस्टिंक्ट चाहिए होगा उस टाइम। यहाँ पे रिपीटेटिव है ना, इसलिए इस इमेजिनरी टेबल को मुझे क्रिएट करना पड़ रहा है इनसाइड बाय प्रोसेसिंग ऑन दिस एग्जिस्टिंग डेटा। सो आउटपुट जो मुझे 600 मिल रहा है, दिस इज माय एवरेज ऑर्डर सेल्स। ये क्लियर है? अभी ये समझ में आया? यस सर। But sir, products are different ना? Product ID is same, but products are different ना? हाँ, प्रोडक्ट डिफरेंट होने दो ना, बट मुझे क्या चाहिए? एवरेज ऑर्डर सेल चाहिए ना, मुझे एवरेज प्रोडक्ट सेल नहीं चाहिए। Okay, हाँ, अंडरस्टैंड? मैं एवरेज ऑर्डर सेल निकाल रहा हूँ ना कि एवरेज प्रोडक्ट सेल। okay sir. तो फाइनली जो इस टेबल को अचीव करने के लिए मुझे कुछ क्यूरी लिखनी पड़ेगी। तो क्या क्यूरी हो सकती है कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेबल अगर मुझे ये टेबल क्रिएट करना है तो क्या क्यूरी लिखना पड़ेगा मुझे? जैसे ऐसे कंसिडर करो कि ये 3 कॉलम आपके पास है, एक सैंपल टेबल है, ये ऑर्डर टेबल, एंड मुझे ये आउटकम निकालना है इस टेबल से। तो मुझे क्या क्यूरी लिखनी पड़ेगी? जितना हमने पढ़ा है अभी तक उसके बेसिस पे क्या लगता है आपको कि क्या करना पड़ेगा हमको? किसी को कुछ आइडिया? सर मेरे फर्स्ट पास अगर ये टेबल है 100 100 200 ऑर्डर आईडी, राइट? इसमें से सेल है 500 300 400, तो मुझे फाइनल आउटकम में ये चाहिए 100 का सेल 800 है एंड 200 प्रोडक्ट आईडी का सेल या 200 ऑर्डर आईडी का सेल 400। ये आउटपुट मुझे लास्ट में चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा। तो मुझे कैसे कैसे ला सकता हूँ मैं वो डेटा? ऑनलाइन स्टूडेंट, किसी को कुछ आइडिया?
मुझे ग्रुप बाय करना पड़ेगा ना। आपका है क्या? शायद तो ले लो, मेरा लैपटॉप में वो प्रोजेक्ट चल रहा था इसलिए फिर मेरा वो सर्वर नहीं चल रहा था, इसलिए डिलीट किया था 3 दिन के लिए। हमें ग्रुप बाय करना पड़ेगा ना। ले लो ले लो। हाँ या ना। इसका मतलब Yes, sir. तुम लोग देखते नहीं हो क्यूरीज, पढ़ाई अपना लेक्चर होने के बाद उसको देखते हो कि नहीं। तो लेट्स से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि सेलेक्ट ऑर्डर आईडी, ओके, देन मैं लिख रहा हूँ सम ऑफ सेल्स एज टोटल सेल फ्रॉम ऑर्डर्स, इसके बाद क्या आएगा, ग्रुप बाय ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, सेलेक्ट स्टेटमेंट में क्या है, ऑर्डर आईडी है ना। इस क्यूरी को रन करने के बाद क्या आउटपुट मिलेगा मुझे, ऑर्डर आईडी मिलेगा, एंड देन उस पर्टिकुलर ऑर्डर आईडी के रिलेटेड कितना सेल है वो मुझे मिलेगा। इन शॉर्ट ये जो आउटपुट अभी आया है, ये आउटपुट ये है ना, ये टेबल, ये वाला टेबल, ये अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी इस टेबल के बेसिस पे अगर मुझे, मैंने क्या किया, अगर ये टेबल कंसिडर किया एक्सेल वाला, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, सेलेक्ट ऑर्डर आईडी सम ऑफ सेल्स एज टोटल सेल्स, यहाँ पे आएगा लेट्स से टोटल सेल्स एज टोटल सेल्स फ्रॉम ऑर्डर्स ग्रुप बाय ऑर्डर आईडी। तो ये टेबल मुझे मिलेगा। अभी दिन नेक्स्ट टास्क क्या रहेगा, इस टोटल सेल का जो मुझे कॉलम मिला है इसका एवरेज लेना है, बराबर ना, ताकि ये मुझे आंसर मिले। अभी ये वाली क्यूरी जो मैंने लिखी है, ऊपर वाली क्यूरी, ये वाली क्यूरी, सेलेक्ट एवरेज ऑफ सेल्स एज एवरेज ऑफ सेल्स फ्रॉम ऑर्डर्स, ये क्यूरी में अगर लिखता हूँ एंड इसको मैंने, ये आउटपुट मुझे मिल रहा है जो 229.85, ये बेसिकली क्या है, जो मेरा एग्जिस्टिंग फर्स्ट टेबल था इसका एवरेज है, जो 400 मिला था ना मैं इस केस में। ये सिंपली क्या कर रहा है, जितने सेल्स के कॉलम में मेरी वैल्यूज है उनको क्या कर रहा है, एवरेज कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ रोज। ये जो क्यूरी मुझे आउटपुट दे रही है, सेलेक्ट एवरेज ऑफ सेल्स एज एवरेज सेल्स फ्रॉम ऑर्डर्स, ऑर्डर्स के टेबल का सेल्स के कॉलम का बस एवरेज ले रहा। अगर एक्सेल में जाऊं तो ऐसे कंसिडर करो कि दिस इज माय ऑर्डर्स टेबल, मैंने इस सेल्स के कॉलम का एवरेज लिया तो वो आएगा 400, वो मुझे यहाँ पे मिल रहा है सेल्स के कॉलम का एवरेज 229.85। बट दिस इज रॉन्ग, हमें क्या चाहिए, ये जो क्यूरी है, इस क्यूरी से जो ये टोटल सेल्स का कॉलम बना है नया, उसका एवरेज चाहिए, बराबर ना। लेट्स से मैं इस वैल्यू को कॉपी कर लेते हैं, अपन यहाँ पे डाल देते हैं। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, सेलेक्ट एवरेज ऑफ इस क्यूरी को, ये वाली जो क्यूरी है, ये वाली क्यूरी मैं अगर रन करता हूँ तो मुझे एक टेबल देती है ना वो,
ये वाला टेबल देती है ना, तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा कि सेलेक्ट एवरेज ऑफ दिस टोटल सेल, एवरेज ऑफ दिस टोटल सेल्स एज लेट्स से फाइनल एवरेज, या क्या हमने वो टर्म यूज किया था, एवरेज ऑर्डर वैल्यू ना, एवरेज ऑर्डर वैल्यू फ्रॉम कुछ नाउ ये मुझे वैल्यू कितना दे रहा है, 458, जो कि करेक्ट वैल्यू। ये जो मैंने क्यूरी लिखी अभी यहाँ पे, ये जो क्यूरी लिखी, इस क्यूरी में मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो मेरा फर्स्ट टेबल था जो हमने इनिशियली क्रिएट किया था, जो मुझे ये टेबल दे रहा था कि ऑर्डर आईडी के बेसिस पे टोटल सेल दे रहा था कि इस पर्टिकुलर ऑर्डर आईडी का 377.97 सेल है टोटल, ग्रुप बाय ए एज ए टेबल ही हुआ ना, ये एक टेबल ही है। तो नॉर्मली जब अपन क्यूरी लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, तो ऑर्डर क्या है, एक टेबल है ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इस क्यूरी को एज ए टेबल कंसिडर किया कि ये एक टेबल है, उसको नाम दिया एज ए टेबल नाम दिया उसको यहाँ पे एज ए, एंड उस टेबल में से मैंने क्या किया, इस टोटल सेल का जो कॉलम इस टेबल में है बना हुआ, इसका एवरेज लिया यहाँ पे। यही चाहिए था ना मुझे, एवरेज, इस टोटल सेल का कॉलम का एवरेज चाहिए था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ऑनलाइन स्टूडेंट, ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले ये जो ब्रैकेट में जो क्यूरी है ना यहाँ पे इनर, इसको इनर क्यूरी बोलेंगे, ये क्यूरी रन हो रही है फर्स्ट। जो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन होता है आपकी क्यूरी का, उसमें क्या रन होता है, पहले फ्रॉम रन होता है ना, अपन ने देखा था कि पहले फ्रॉम रन होता है। तो सब क्यूरी के केस में सबसे पहले इनर क्यूरी रन होती है। ये इनर क्यूरी जब रन होगी तो एक टेबल क्रिएट करेगी, देन उस टेबल के बेसिस पे बाकी का ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन होता है। देन इसको वो एज ए टेबल कंसिडर करके, देन फ्रॉम दिस टेबल ये टोटल सेल्स का कॉलम आप फेच करके यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो दिस कंसेप्ट ये जो है, ये इसको मैं बोलूंगा सब क्यूरी। ये एक मेरी जो ऊपर वाली जो ये सेलेक्ट स्टेटमेंट जो है, दिस इज माय आउटर क्यूरी। इस क्यूरी के अंदर ये क्यूरी है इनर क्यूरी। ये ऊपर वाली सेलेक्ट स्टेटमेंट वाली जो है ये आउटर क्यूरी, एंड ये जो ब्रैकेट के अंदर की है दिस इज इनर क्यूरी। इनर क्यूरी पहले रन होती है एंड गिव्स यू आउटपुट। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आउटपुट यू डू एवरेज ऑफ टोटल सेल्स। सो फर्स्टली हमें जो एवरेज मिला था 229, ये रॉन्ग था क्योंकि हम बस सेल्स के कॉलम का एवरेज ले रहे थे। बट अभी जो आउटपुट मिल रहा है हमें 458, दिस इज करेक्ट, क्योंकि ये जो है हम जो इनर क्यूरी में जो हमारा एक टेबल बन रहा है ग्रुप बाय करके ऑर्डर आईडी के बेसिस पे, एक टोटल सेल्स का कॉलम बन रहा है, उसका हम एवरेज ले रहे हैं। इस केस में जो ऊपर ये जो 229 जो एवरेज आ रहा था, यहाँ पे जो नंबर ऑफ जैसे एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन कि उस पर्टिकुलर कॉलम का टोटल सेल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रोज, राइट। सो यहाँ पे जो नंबर ऑफ रोज आएंगे वो नंबर ऑफ रोज डुप्लीकेट ऑर्डर आईडी भी है ना, इसमें ऑर्डर्स के टेबल में डुप्लीकेट ऑर्डर आईडी है। बट आपने जो नया टेबल बनाया ग्रुप बाय करके ऑर्डर आईडी के बेसिस पे, यहाँ पे ये वाले टेबल में डुप्लीकेट नहीं है, इसलिए नंबर ऑफ रोज जो डिवाइड होने वाले हैं इस टोटल सेल को,
वो कम हो जाएंगे and then average will be increase. So this is your correct average, not this one. समझ में आया? सब क्यूरी के अंदर क्यूरी है, इसलिए ये इसको हम बोलते हैं सब क्यूरी. ओके, क्लियर है? ये सब क्यूरी सबको क्लियर हुआ? ऑनलाइन स्टूडेंट, Yes, sir. ओके. So let me ओके. सो अभी मुझे ये सिनारियो हासिल करना है. क्वेश्चन है कि मुझे ऐसे एम्प्लॉय फाइंड आउट करने हैं. अपने पास जो एम्प्लॉय का टेबल है, राइट, जैसे मुझे ऐसे एम्प्लॉय फाइंड आउट करने हैं जिनकी सैलरी ग्रेटर देन है एवरेज सैलरी इन देयर डिपार्टमेंट. मतलब लेट्स से ये मेरा एम्प्लॉय का टेबल है. यहाँ पे मुझे ऐसे एम्प्लॉय फाइंड आउट करने हैं जिनकी सैलरी जो है उनका डिपार्टमेंट की, जैसे कि ये 100 डिपार्टमेंट, राइट. फर्स्ट वाला जो ये जो इतना जो सेटअप एम्प्लॉय है 100. लेट मी ओपन इन एक्सेल, यू बेटर अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, अभी लेट्स से आउटसाइड. ओके, तो अभी यहाँ पे मेरे पास ये 100 एक डिपार्टमेंट है, 200 एक है, एंड एक 300 एंड 500 ऐसे. अगर मैं मुझे एवरेज सैलरी निकालनी है डिपार्टमेंट की, फर्स्टली अंडरस्टैंड करते हैं कि क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन है कि मुझे ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जिनकी सैलरी इस डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी से ग्रेटर है. अगर मैंने इस डिपार्टमेंट को ना इस डिपार्टमेंट का कंसिडर किया 100, तो इस 100 डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी क्या होगी? इस इसका टोटल डिवाइडेड बाय 4 होगा ना, तो 10,000 होगा. सो लेट्स से मैं यहाँ पे 10,000 लिखता हूँ. करेक्ट. देन इस 200 वाले डिपार्टमेंट की 9,500, बराबर. करेक्ट है ना. देन इस 300 डिपार्टमेंट वाले की 6,000, एंड इस वाले की बराबर है ना. तो अभी जैसे ये एवरेज सैलरी का कॉलम अपने पास आया, देन मुझे क्या निकालना है अभी कि ऐसे एम्प्लॉय निकालने हैं जिनकी सैलरी इस एवरेज सैलरी से ज्यादा है. बराबर ना. कि इफ मैं यहाँ पे ऐसी कंडीशन डालूं कि लेट्स से कि इक्वल टू if this salary greater than this,
तो जितने ट्रू आ रहे हैं यहाँ पे अभी, ये ट्रू मुझे फाइनल आउटपुट में मिलेंगे, राइट। यहाँ पे एक ट्रू है, यहाँ पे एक ट्रू है, यहाँ पे एक ट्रू है, ये 3 ट्रू है मेरे पास। अंडरस्टैंड। जो ट्रू आ रहे हैं उनका क्या है, सैलरी 15,000 है बट एवरेज सैलरी कितना है, 10,000 है। सो ये एम्प्लॉय मतलब हमारे आंसर का जो सिनेरियो है उसका आंसर है ये 15,000 एक, 12,000 एंड दिस 12,000। बाकी की सारी एम्प्लॉइज एवरेज डिपार्टमेंट सैलरी से कम है कि नहीं। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे अपन, हमें इसको फाइंड आउट करना है। हमें आउटपुट तो पता चला कि क्या आने वाला है, 3 रो आने वाले हैं। ये मोहित, मुदित एंड अगम, ये 3 लोग हैं जिनकी सैलरी जो है उनके डिपार्टमेंट के एवरेज सैलरी से ज्यादा है। So let's consider select star from employee. ओके तो सबसे पहले तो मुझे क्या, हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज सैलरी फाइंड आउट करनी पड़ेगी डिपार्टमेंट वाइज। पहला टास्क तो वो है ना, जो एक्सेल में हमने ये वाला जो कॉलम बनाया था, ये वाला, ये हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये एग्री करते हो सब लोग। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम ऐसे लिख सकते हैं, सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी, ये मेरा डिपार्टमेंट आईडी, देन एवरेज ऑफ सैलरी एज डिपार्टमेंट एवरेज सैलरी, मैंने ये नाम दिया इसको, क्या नाम दिया मैंने, डिपार्टमेंट एवरेज सैलरी। ये कौन से टेबल से आ रहा है, फ्रॉम एम्प्लॉय। देन मैं यहाँ पे ये जो मैंने एवरेज लिखा है ये क्या है, एग्रीगेशन फंक्शन है ना। देन यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, ग्रुप बाय आएगा ना यहाँ पे, राइट। ग्रुप बाय क्या आएगा, डिपार्टमेंट आईडी। इफ आई रन दिस, आउटपुट में क्या मिलेगा हमें, डिपार्टमेंट वाइज उनकी एवरेज सैलरी। ये देखो, ये 100 डिपार्टमेंट है, इसकी कितनी आई, 10,000 जो हमें यहाँ पे मिली थी। 100 जो डिपार्टमेंट आईडी है, ये अपना 100 वाला, इसकी एवरेज सैलरी 10,000 है। 200 वाले की 9,500 है, 300 एंड 500 की 6,000 7,000 है। सेम मुझे यहाँ पे मिलेगी, करेक्ट। ये टेबल अभी हमें मिल गया, बट अभी दिस टेबल, ये जो टेबल मुझे मिला है, ये टेबल एक सेपरेट टेबल मिला है ना एज अ टेबल। तो मैं इस टेबल को ज्वाइन कर सकता हूँ ना इस टेबल के साथ, एम्प्लॉय के साथ। जैसे यहाँ पे एक कॉलम आया ना एवरेज सैलरी वाला, अगर एक ही टेबल में वो कॉलम रहे तो कंपेयर करने के लिए इजी है। हमने ग्रुप बाय से जो एक टेबल क्रिएट किया है, दिस वन, ये भी एक टेबल ही है ना। तो मैं इस टेबल को अगर इसके साथ ज्वाइन कर दिया, देन वो मैं कॉलम ला सकता हूँ, उसके ऊपर मैं कंडीशन दे सकता हूँ, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, तो मैं इसको ब्रैकेट में लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ब्रैकेट में डालूँ, ठीक है। एंड इसको मैंने एक नाम दे दिया, लेट्स से एज ए। एंड देन मुझे एम्प्लॉय टेबल जो है मेरा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, यहाँ पे मुझे सारे के सारे कॉलम चाहिए इसमें, राइट। इनर ज्वाइन, क्योंकि कि मैं जो एम्प्लॉय टेबल के ऊपर प्रोसेस करके ही मैंने ये टेबल बनाया हुआ है ना, तो एक ही टेबल पे काम कर रहा हूं मैं। इसमें मल्टीपल टेबल्स देखने के लिए इन्वॉल्व है, बट है तो पेरेंट टेबल एक ही एम्प्लॉय। सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इनर ज्वाइन। यस स्नेहल, ओके। सो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन किस पे, इस पे, दिस पर्टिकुलर, ये जो मेरी क्यूरी है ये भी एक टेबल है ना, इस टेबल पे इनर ज्वाइन कर रहा हूँ।
ऑन व्हाट, ज्वाइन के लिए हमें कंडीशन देनी पड़ेगी ना, इनर ज्वाइन कर रहा हूं तो कौन से कॉलम के बेसिस पे इनर ज्वाइन कर रहे हैं, कौन से कॉलम के बेसिस पे। जैसे मैं इसको एम्प्लॉय को एलियास देता हूं ई, ये जो मेरा है, ऑन ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू, इसको मैंने ए नाम दिया है ना, इस टेबल को क्या नाम दिया है, ए दिया है ना यहाँ पे बाहर, तो ए डॉट डिपार्टमेंट आईडी बराबर, अंडरस्टैंड हो रहा है ना क्या कर रहे हैं हम। एंड यहाँ पे मुझे ये जो मैंने सेलेक्ट स्टार लिखा हुआ है तो ज्वाइंट्स कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं यहाँ पे दोनों टेबल के अंदर के कॉलम्स ले सकता हूँ। जैसे फर्स्ट मैंने लिया ई डॉट स्टार मतलब एम्प्लॉय के सारे कॉलम, देन कॉमा ए डॉट डिपार्टमेंट एवरेज सैलरी, ये वाला जो कॉलम है इस टेबल में, समझे कि नहीं समझे। If I run this, ये डिपार्टमेंट एवरेज सैलरी कॉलम आया यहाँ पे, जो मुझे क्या इंडिकेट करता है कि हर एक जो मेरा एम्प्लॉय है उसकी जो एवरेज डिपार्टमेंट सैलरी कितनी है। एंड नाउ इसमें फाइनल फिर मैं क्या कर सकता हूँ, वेयर ई डॉट सैलरी greater than this, right, a dot department average salary, and if I run this, मोहित मुदित अगम, राइट, सैलरी कितनी है उनकी 15,000, 12,000, 12,000, डिपार्टमेंट एवरेज सैलरी कितनी है 10,000, 9,500, 9,500। समझ में आया ये कैसे हमने किया। क्यूरी यार, ये यहाँ पे दिस पर्टिकुलर जो क्यूरी है मेरी, ये वाली क्यूरी, दिस क्यूरी एक्ट एज अ सब क्यूरी, तो हमेशा सब क्यूरी पहले रन होगी। लेट्स से अभी इस केस में मैं अगर ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन देखो कि ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन कैसे परफॉर्म हुई, क्यूरी कैसे रन हुई, तो क्या हुआ, सबसे पहले ये जो ब्रैकेट में सब क्यूरी है, ये सब क्यूरी सबसे पहले रन हुई। ये रन होने के बाद उसने मुझे ये टेबल क्रिएट करके दिया कि डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट एवरेज सैलरी आपके पास अभी टेबल है। फिर मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन में इनर क्यूरी सबसे पहले रन हुई, देन रन होता है फ्रॉम, ठीक है, नो फ्रॉम नहीं रन होता, उसके बाद ज्वाइंट्स रन होते हैं, ज्वाइंट्स के बाद फ्रॉम रन होता है। ऑर्डर ऑफ एक्झिक्युशन जसे जसं तुमचे हे तुम्ही शिकताय ना सब क्युरी सिटीज वगैरे, तसं तसं ते ऍड होत चालतं। मी स्टार्टिंगला ज्यावेळेस तुम्हाला ऑर्डर ऑफ एक्झिक्युशन सांगितलं त्यावेळेस तुम्हाला जॉईन्स नव्हतं शिकवलेलं, सो दॅट्स वाय दे स्टार्टिंग फ्रॉम पासनं एक सिंगल टेबलचा जर विचार केला देन दिस ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन विल करेक्ट, बट मैं मल्टीपल टेबल्स की बात करूँ, जॉइंट्स उसमें इंक्लूड है, देन ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन लिटिल बिट डिफरेंट। सो पहले सबसे पहले क्या होता है, इनर क्यूरी रन होती है आपकी, ठीक है, सब क्यूरी पहले रन होती है एंड देन जॉइंट्स रन होता है, देन फ्रॉम्स, ओके। सो ये टेबल मुझे मिला, देन इस टेबल के बेसिस पे जो मैंने सिलेक्टेड कॉलम्स किए थे वो दो कॉलम्स में जॉइंट्स परफॉर्म हुआ, जॉइंट्स परफॉर्म होने के बाद वेयर क्लॉज लागू हुआ, फ्रॉम के बाद ही वेयर आता है ना, बराबर ना, क्लियर है, ये समझ में आया ये क्यूरी कैसे परफॉर्म हुआ। हमने अभी जैसे क्यूरी जैसे जैसे बढ़ी तो कॉम्प्लेक्स लगने लगी, बट जब हमने स्टार्ट किया था तो क्यूरी सिंपल थी, राइट। सब क्यूरी थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगी, इसलिए नेक्स्ट टॉपिक हम जब पढ़ेंगे तब इसका जो कंफ्यूजन है आपका वो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा सब क्यूरीज का, ठीक है। यहां तक ये क्लियर है, सब क्यूरी कैसे
एक्चुअली वर्क करती है। सब क्यूरी क्या कंसेप्ट है ये समझ में आया? हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, सब क्यूरी को यूज कर रहे हैं हमारे मेन क्यूरी के अंदर एज अ वर्चुअल टेबल। उस टेबल का हम रेफरेंस ले रहे हैं या उस क्यूरी का हम आउटपुट एज अ आउटपुट यूज कर रहे हैं, एंड उसको हम जो मेन जो हमारी आउटर क्यूरी है उसमें यूज करके हमारा फाइनल आउटकम निकाल रहे हैं, राइट? सो लेट्स से और एक एग्जांपल है, लेट्स से मुझे अगर आप बताओ कि मेरे पास ये जो एम्प्लॉय का टेबल है से इस एम्प्लॉय के टेबल में, एंड अदाना टेबल है मेरा डिपार्टमेंट का ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईपीटी, ये दो टेबल मेरे पास है। तो मुझे ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जिनका डिपार्टमेंट जो है वो इस डिपार्टमेंट आईडी में नहीं है। ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जिनका डिपार्टमेंट जो है इस डिपार्टमेंट आईडी के लिस्ट में नहीं है। इस डिपार्टमेंट आईडी की लिस्ट में कितने डिपार्टमेंट है? 100, 200, 300, 400। बट यहाँ में अगर मैंने देखा तो यहाँ पे 500 भी है ना। तो ये वाला जो लास्ट वाला जो रो है वो मुझे क्यूरी में एज आउटपुट आना चाहिए। समझ रहे हो क्वेश्चन क्या है? कि मुझे ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जिनका डिपार्टमेंट आईडी जो है इस डिपार्टमेंट आईडी में नहीं है। क्लियर है? क्वेश्चन समझा? तो इसको कैसे Yes, रन sir. कर सकते हैं अपन? अपन ऐसे लिख सकते हैं ना कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय where department ID not in select DP ID from table। आउटपुट में क्या आ रहा है आपको? ऐसा एम्प्लॉय आ रहा है। मैं सिंपल जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैंने बोला वैसे मैंने क्यूरी लिखा कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय के टेबल से सारा इंफॉर्मेशन ले लो और एक कंडीशन पुट करो कि डिपार्टमेंट आईडी, ये जो डिपार्टमेंट आईडी है ये कहाँ से है? ये एम्प्लॉय के टेबल से है। ठीक है, मैं यहाँ पे एलियास भी दे सकता हूँ। लेट्स से मैंने ई दिया, देन यहाँ पे पुट किया कि ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी। सो ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी नॉट इन सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट। ये जो मेरी क्यूरी है, ये क्यूरी क्या रन कर रही है? आउटपुट डिपार्टमेंट आईडी, जो डिपार्टमेंट का मेरा टेबल है उसमें से ये आईडी निकाल रही है ना बाहर बस। तो यहाँ पे नॉर्मली अपन जब नॉट इन यूज करते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट में कंडीशन देते हैं कि वहां पे कंडीशन हम पे कैसे देते हैं? जैसे मुझे कुछ कैटेगरीज देखनी है, जैसे टेक्नोलॉजी एंड फर्नीचर दो कैटेगरीज है। तो दो कैटेगरीज का अगर मुझे ऑर्डर आईडीज देखनी है तो अपन क्या सिंपल क्यूरी लिखेंगे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर वेयर कैटेगरीज इन ब्रैकेट में लिखेंगे फर्नीचर कॉमा टेक्नोलॉजी लिखेंगे। तो बेसिकली मैं टेक्नोलॉजी एंड फर्नीचर ये जो दो कैटेगरीज है वहां पे मतलब मैं मेंशन कर रहा हूँ वहां पे, राइट? तो यहाँ पे बस मैं क्या कर रहा हूँ ब्रैकेट में, ठीक है, मेरे पास डिपार्टमेंट आईडी की पूरी लिस्ट है। तो मैं बस चेक कर रहा हूँ कि एम्प्लॉय टेबल के डिपार्टमेंट आईडी इस डिपार्टमेंट आईडी में नहीं है। ऐसे जैसे डिपार्टमेंट आईडी नॉट इन, अगर मैंने इन लिखा बस नॉट लिखा नहीं, देन क्या आउटपुट आएगा? एम्प्लॉय टेबल के सारे आएंगे, राइट? बस वो 500 वाला नहीं आएगा, राइट? क्योंकि डिपार्टमेंट के टेबल में 500 नहीं है। अगर नॉट यहाँ पे डाला मैंने बस, तो सिर्फ 500 वाला आएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट की जो लिस्ट है आईडी की उसमें 100, 200, 300 एंड 400 है। सो इंस्टेड ऑफ गिविंग मैन्युअली एंट्री 100, 200, 300, 400, मैंने क्या किया? इस कॉलम का रेफरेंस दे दिया, सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट।
तो एंड ऑफ द डे डिपार्टमेंट आईडी जो कॉलम मुझे आ रहा है वहां पे भी वैल्यूज ही है ना कॉलम्स के अंदर, तो बस वो चेक कर रहा है कि एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट आईडी में जो वैल्यू है वो डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट आईडी में है कि नहीं। अगर नहीं है देन क्वालिफाई हो जाएगा, वो आउटपुट में मिल जाएगा। तो दिस इज आल्सो वन ऑफ एग्जांपल ऑफ इनर क्यूरी और सब क्यूरी। तो सब क्यूरी आप ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वे में यूज कर सकते हो। जैसे मैंने इस केस में हमने फिल्ट्रेशन में यूज किए सब क्यूरी, राइट। हमने वेयर क्लॉज में यूज की ना ये सब क्यूरी को। इस केस में हमने एज अ टेबल यूज किया, जॉइंट्स में यूज की सब क्यूरी, राइट। फर्स्ट वाले सिनेरियो में हमने कैसे यूज की सब क्यूरी, हमने एज अ टेबल यूज की, मेन टेबल एज अ मेन टेबल, फ्रॉम के बाद सब क्यूरी यूज की हमने, राइट। तो सब क्यूरी आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, ठीक है। बस क्यूरी का और उस जो आपको फाइनल आउटकम लाना है वो आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए प्रॉपरली। देन क्यूरी को ब्रेक करो एंड देन आपका मेन क्यूरी उस पर बिल्ड करो। ऐसे डायरेक्टली नहीं होता कि जैसे जैसे ये इनर जॉइन लिख दिया और ये सिलेक्ट कॉलम्स ले लिए। आप पहले ये क्यूरी लिखोगे, पहले आप ये लिखोगे, देन इसके टॉप अप के ऊपर आप ये जॉइंट्स वगैरह ये क्यूरी लिखोगे। क्यूरी लिखना स्टार्ट भले यहाँ से होता है बट एक्चुअल क्यूरी जो आप लिखते हो वो यहाँ से स्टार्ट होती है। देन आप उस पे इनर जॉइन पुट करोगे, देन सेलेक्ट स्टेटमेंट में जो कॉलम चाहिए वो यहाँ पे डालोगे। फाइनल क्यूरी जब दिखते टाइम अगर यहाँ से ही टाइप करना शुरू कर दिया डायरेक्टली, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से कॉलम यहाँ पे जनरेट होने वाले, ऐसे नहीं होता, ठीक है। क्यूरी भले ही कितनी बड़ी दिखे बट वो स्टार्ट होते समय एक छोटे पॉइंट से स्टार्ट होती है, बीच में कहीं से स्टार्ट होगी, देन ऊपर या नीचे बढ़ती जाएगी। क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट, सब क्यूरी समझ में आया। अगर सब क्यूरी समझ में आया है तो एक क्विक टॉपिक लेना चाहता हूँ मैं, केस इवेंट स्टेटमेंट का एक यूज केस बताना चाहता हूँ आपको। बस असाइनमेंट 2 में एक क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। असाइनमेंट 2 में एक क्वेश्चन है, let me okay जी, ये 9 नंबर का एक क्वेश्चन है। नाइन नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है कि राइट अ क्यूरी टू प्रिंट बिलो 3 कॉलम्स कैटेगरी टोटल सेल्स 2019 एंड टोटल सेल्स 2020। तो फाइनल आउटपुट में हमें क्या चाहिए था, हमें बेसिकली चाहिए, लेट्स से यहाँ पे कैटेगरी नाम का एक कॉलम आएगा, देन उसके बाद आएगा सेल्स 2019 एंड लेट्स से सेल्स 2020 20 लेट्स से 2020 एंड नाउ यहाँ पे लेट्स से आपकी आएगी फर्नीचर, देन आपकी टेक्नोलॉजी, देन ऑफिस सप्लाईज वॉट एवर जो है आपकी कैटेगरी, वो कैटेगरी आएगी। उस पर्टिकुलर फर्नीचर की सेल्स 2019 की सेल कितनी थी एंड 2020 की सेल कितनी थी, ऐसे मुझे आउटपुट में चाहिए था ये, ठीक है। तो इसमें आई डोंट नो कि कितने लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया है। तो बेसिकली इसमें आपको केस इवेंट स्टेटमेंट यूज होता है, ओके। बट केस इवेंट स्टेटमेंट जो यूज करते हो वो सम को इंक्लूड करके यूज करना पड़ता है, ठीक है। सो लेट्स से क्विकली सेलेक्ट कैटेगरी, देन सम,
case when, let's say year, order date, is equal to 2019, then sales and as sales 2019, just copy this. Group by category. सी ऐसे, दिस इज द आउटपुट। ये जो मैंने सम के अंदर केस वेन को यूज किया है, ये एक यूज केस है केस वेन की। आप केस वेन को हमने जब कब क्या देखा था कि केस वेन को यूज करके आप एक कॉलम्स बना सकते हैं। ठीक है, आप केस वन का यूज करके यहाँ पे कॉलम्स बना दोगे, बट अगेन उस पर्टिकुलर कॉलम का सम लेना पड़ेगा आपको। मान लो कि मैंने ये सम यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, लेट्स से, ठीक है, मैंने लेट्स से ये सम निकाल लिया यहाँ से। If I run this, ग्रुप बाय नहीं आएगा क्योंकि एग्रीगेशंस यहाँ पे है नहीं, राइट। सो ये ऐसे आएगा कुछ आउटपुट आपका। सेल्स 19 सेल्स 20 का आपको कॉलम तो मिल जाएगा, बट ऑफिस सप्लाईज मल्टीपल टाइम्स आएंगे। फिर इन लोगों का वापस से आपको सम करना पड़ेगा। जैसे सब क्यूरी हमने सीखा, तो ये टेबल आपको पहले मिला, देन आपको इन सेल्स ऑफ 2019 सेल्स ऑफ 2020 का सम लेना पड़ेगा अलग से एज अ सब क्यूरी, एंड देन आउटपुट निकालना पड़ेगा। सो बट दिस इज द शॉर्टकट कि आप डायरेक्टली केस वेन को सम में रैप कर दो, तो वो जो कॉलम क्रिएट होने वाला है ये वाला, इसका वो डायरेक्टली सम ले लेगा। ठीक है, इसको सब क्यूरी में कैसे कर सकते हैं, लेट अस ट्राई। एक 5 मिनट, आई विल जस्ट फिनिश इन 5 minutes. Okay, so let's say select category. Say I'll wrap this in a select category, then sum of this. I'm just trying out, just 2 minutes. See, एज अ सब क्यूरी हमने इसको कैसे यूज किया। ये जो टेबल आपका पहले केस वेन से आ रहा था, राइट, दिस वन टेबल, इसको मैंने एज अ पेरेंट टेबल कंसिडर किया, इसको फ्रॉम के आगे डाल दिया,
एज ए, एंड इसमें से जो दो कॉलम आ रहे थे ना सेल्स 2019 एंड 20, इनको सम लगा दिया यहाँ पे, राइट, एंड देन फाइनली ग्रुप बाय ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैटेगरी. सो आउटपुट में मुझे सेम आउटपुट मिला. सो आप आइदर वे ऐसे कर सकते हो यूजिंग सब क्यूरी. सब क्यूरी आपका हुआ है अभी. अदरवाइज सिंपली इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दिस थिंग आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली सेलेक्ट category and just wrap inside this as a sum. Either way, both way से same output आएगा. ठीक है, see, ठीक है. So मुझे एक डिस्कस करना था क्वेश्चन, इसलिए डिस्कस किया. उसमें से और एक क्वेश्चन है जो हम कल डिस्कस करेंगे. So tomorrow we'll start CTs. CTs के बाद स्टोर प्रोसीजर भी देखेंगे. Then we'll start विंडो फंक्शन. ओके, क्लियर है? किसी को कुछ डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट, किसी को कुछ डाउट? Just a minute, I'll just capturing the attendance. Just a minute. अरे 18 स्टूडेंट थे ना, सब लोग क्या चले गए क्या? 18 थे कुछ जब क्लास स्टार्ट हुई. उनको इंटरेस्ट नहीं है क्या? होगा कंफ्यूजन होगा, सब क्यूरी है ही ऐसा कंफ्यूजन में, इसलिए कंफ्यूजन होगा. ठीक है, ओके, I'll just stop presenting. We will meet tomorrow. Okay, thank you all of you. ये हो तो नहीं